हमारा क्लियर है। चलो अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक अमेंडमेंट है जो आपके May 25 अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट है। ये अमेंडमेंट क्या बोलता है? क्लेरिफिकेशन ऑन टाइम ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस of construction of road and maintenance thereof of national highway project of NHAI in hybrid annuity model। अब देखो क्या होता है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में, क्या होता है, मान लीजिए जो भी रोड्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, सो उसका अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी है ये नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, NHAI है। ये अथॉरिटी है जो रोड्स वगैरह बनाने का सारा काम देखती है। अब ये अथॉरिटी क्या करती है? जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको यहाँ पर जो है पैसा पे करती है और बोलती है कि आपको जो है रोड बनाना है, और वो कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, जो कंसेशनर होता है, उसका जिम्मेदारी है रोड बनाने का और उसके बाद उसका मेंटेनेंस देखने का, ठीक है। ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, 15 साल 20 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और यहाँ पर पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि बनाना भी, कंस्ट्रक्शन भी आप ही को करना है और उसका मेंटेनेंस भी आप ही को करना है, और बाद में जो कलेक्शन रहता है, जो टोल चार्जेस वगैरह आपको लगते हैं, टोल कलेक्ट करते हैं, वो कलेक्शन भी आप ही को देखना है। सो एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीजें रहती है, और उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, ठीक है। इसमें सारा काम जो है वो उस कॉन्ट्रैक्टर का ही रहता है। सो ए HAM कॉन्ट्रैक्ट इज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट for construction as well as operation and maintenance of the highway wherein the payment terms of the contract are provided in the agreement। पेमेंट कैसे होगा वो यहाँ पर एग्रीमेंट होता है, ठीक है। और क्योंकि ये जो सप्लाई है ये क्या है? सर्विसेज दे रहे हैं, और सर्विस क्या है? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है, एक्सीडिंग 3 मंथ्स है, ठीक है। ये तो सालों के प्रोजेक्ट्स रहते हैं, तो ये क्या कहलाएगा कि यहाँ पर जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट में पैसा कब मिलेगा? ड्यू डेट ऑफ पेमेंट भी असर्टेनेबल रहता है, ठीक है। तो इस केस में क्या बोला है? पेमेंट इज स्प्रेड ओवर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इन इंस्टॉलमेंट्स। जो पेमेंट आपको मिलेगा, जो कॉन्ट्रैक्टर ने पैसा लगाया और रोड्स वगैरह बनाए, उसको जो पेमेंट करेगी यहाँ पर NHAI, वो इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट किया जाता है। एंड पेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज टू बी मेड आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड। उनका कुछ पीरियड डिसाइड होता है कि इस टाइम पे जो है आपको यहाँ पर स्पेसिफाइड पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। और ऑन कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके हिसाब से पेमेंट यहाँ पर करते हैं। कुछ पैसा जो है वो लमसम पहले पे कर दिया जाता है, और कुछ पैसा जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में यहाँ पर पे किया जाता है। नेक्स्ट, द सेम अपीयर टू बी कवर्ड अंडर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। ये क्या है? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है, और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में हमने देखा सेक्शन 31 सबसेक्शन 5 के हिसाब से आपको इनवॉइस इशू करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या बोला है? अकॉर्डिंगली टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर HAM कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिटरमाइंड एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, ठीक है। जो हमने देखा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज, रीड विद सेक्शन नंबर 31 सबसेक्शन 5 जो बात करता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में इनवॉइस कब आपको इश्यू करना है। क्लियर है? सो यहाँ पर जो है फॉरवर्ड चार्ज के अंदर यहाँ पर आपको कवर हो जाएगा सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 के अंदर। नेक्स्ट क्या बोला है? is also clarified that as the installments or annuity payable by the NHAI to the concessioner also include some interest component, क्योंकि पैसा जो है इंस्टॉलमेंट में पे किया जा रहा है तो कुछ इंटरेस्ट कंपोनेंट भी रहेगा उसमें। Amount of such interest is also to be included in the taxable value in view of the provisions of section 15 subsection 2 D क्लोज डी, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ सप्लाई का यहाँ पर सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 बात करता है इंक्लूजन्स इन वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसके अंदर एक डी क्लोज दिया होता है जो बात करता है डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। अगर आपको रिसीव होता है तो वो भी आपका वैल्यू का पार्ट बनता है, ठीक है। सो अगर पैसा इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो और कुछ यहाँ पर इंटरेस्ट भी यहाँ पर लिया जा रहा है डिलेड पेमेंट का, तो वो भी आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनता है। क्लियर है? तो आई होप ये अमेंडमेंट आपको समझा है। इसका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा? सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 के हिसाब से, ठीक है। ये क्या है? एक तरह की कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, एक और अमेंडमेंट यहाँ पर दिया है, बहुत अच्छा अमेंडमेंट है। ये बोलता है क्लैरिफिकेशन ऑन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ स्पेक्ट्रम यूजर्स एंड अदर सिमिलर सर्विसेज। अब देखो होता क्या है, गवर्नमेंट जो है वो टेंडर्स निकालती है, ठीक है, स्पेक्ट्रम के टेंडर्स होते हैं और अलग अलग कंपनी जो है वो यहाँ पर टेंडर में बिडिंग करता है, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ये सब लोग बिडिंग करते हैं। अब मान लीजिए ये अंबानी जी है, अंबानी जी जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे स्पेक्ट्रम चाहिए गवर्नमेंट से, ठीक है, तो उनको बिडिंग करना पड़ेगा और जो भी हाईएस्ट बिडर रहेगा उसको वो जो है लाइसेंस यहाँ पर राइट्स दे दिए जाते हैं स्पेक्ट्रम के। तो यहाँ पर क्या होता है, द टेलीकॉम ऑपरेटर bids for securing the right to use spectrum offered by the government and GST is to be discharged on the supply of spectrum allocation services by the telecom operator on RCM। अब देखो ये क्या बोल रहा है, हमने देखा था कोई भी सर्विसेज अगर गवर्नमेंट दे रही है और किसको दे रही है, बिजनेस एंटिटी को, तो ये बिजनेस एंटिटी को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। ये हमने चार्ज ऑफ जीएसटी में पढ़ा है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रही है, गवर्नमेंट सर्विस दे रही है, ठीक है, और किसको दे रही है सर्विसेज, यहां पर टेलीकॉम ऑपरेटर्स को। टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो है जियो हो गया आपका, ठीक है,
तो इस केस में जो ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स है, इनको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। क्लियर है? सो फर्स्ट पॉइंट आपको समझा है। सेकंड क्या बोलता है, अब देखो जब भी यहां पर पेमेंट करते हैं तो दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप फुल अपफ्रंट पेमेंट कर दो जितना भी जो स्पेक्ट्रम का पैसा है, क्योंकि ये डील जो रहती है वो करोड़ की रहती है, बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स रहते हैं, ठीक है। सो दो ऑप्शंस दिए जाते हैं, या तो आप अपफ्रंट पैसा पूरा पे कर दो, या फिर जो है आप जो है इंस्टॉलमेंट में पैसा पे कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, जब जो है फुल अपफ्रंट पेमेंट इज मेड बाय द टेलीकॉम ऑपरेटर। अंबानी जी है, वो बोलते हैं कि भाई मेरे पास बहुत पैसा है, मैं आपको जो है पूरा पैसा साथ में दे सकता हूं एक साथ। तो उस केस में क्या बोला है, जीएसटी वुड बी पेबल व्हेन द पेमेंट फॉर द सेड अपफ्रंट अमाउंट इज मेड और ड्यू विचएवर इज अर्लियर। जिस टाइम पे जो है आप पैसा पे करते हो या जिस टाइम पे वो ड्यू होता है अमाउंट, वो यहाँ पर जो है विचएवर इज अर्लियर जो रेट रहेगा उस टाइम पे आपको जीएसटी पेमेंट करना रहेगा। क्लियर है? सेकंड केस क्या बोलता है, इन केस वेयर डिफर्ड पेमेंट इज मेड बाय द टेलीकॉम ऑपरेटर। अगर डिफर्ड पेमेंट ले रहे हो, इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन ले रहे हो, तो आपको जो है स्पेसिफाइड इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा एंड सेम शैल बी कंसीडर्ड एज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। ये क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आपका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा, हमने सेक्शन 13 सेक्शन नंबर 31 सबसेक्शन 5 देखा था कि आपको इनवॉइस कब तक इशू करना है। ठीक है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में 3 सिनेरियोस दिए होते हैं। पहला सिनेरियो बात करता है जहां पर जो है आपका ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज एसर्टेनेबल है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, करोड़ों के डील रहती है, सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन रहती है। तो यहाँ पर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एसर्टेनेबल है। ठीक है, और ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एसर्टेनेबल रहता है तो उस केस में ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट उस डेट तक आपको इनवॉइस इशू कर देना है। तो ये कवर हो जाएगा सेक्शन नंबर 31 सबसेक्शन 5 क्लोज ए के अंदर। Since the date of payment is clearly ascertainable, invoice shall be issued in accordance with the provisions of section number 31 subsection 5 clause A के अंदर। ठीक है, so as per this section, in case of continuous supply of service where the due date of payment is ascertainable from the contract, the invoice shall be issued on or before such due date of payment। इनवॉइस कब तक इशू करना है, ऑन और बिफोर सच ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। क्लियर है? सो यहाँ पर जो है टाइम ऑफ सप्लाई आपको ध्यान रखना है, ये रिवर्स चार्ज के अंदर कवर होगा और टेलीकॉम ऑपरेटर यहाँ पर जो है इसका पेमेंट करेंगे। इसीलिए सेक्शन कौन सा लगेगा, सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 3। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब ये जो क्लैरिफिकेशन दिया है, यही क्लैरिफिकेशन जो है बाकी जो सिमिलर ट्रांजैक्शन रहेंगे उन पर भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो अगर कोई गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही है, कोई राइट्स दे रही है या लाइसेंस दे रही है, ठीक है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हो गया जहां पर अलोकेट कर रही गवर्नमेंट किसी सक्सेसफुल बिडर को, है ना, या फिर परचेज फॉर राइट टू यूज द सेड नेचुरल रिसोर्सेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और अगर वो केस भी अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का केस है तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई भी इसके हिसाब से ही यहाँ पर डिटरमाइन किया जाएगा। क्लियर है? सो ये जो है आपको ध्यान रखना है, जस्ट क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा, सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 के हिसाब से। ठीक है, अब दो ऑप्शंस हैं, अगर आप जो है पैसा अपफ्रंट पैसा पे कर रहे हो तो आपको जो है पेमेंट कब करना है, पेमेंट फॉर द सेड अपफ्रंट अमाउंट इज मेड और ड्यू whichever is earlier, इस डेट को आपको जीएसटी का पेमेंट करना है। और अगर आप इंस्टॉलमेंट का बेनिफिट लेते हो उस केस में आपका टाइम ऑफ सप्लाई जो है ये सेक्शन नंबर 31 सबसेक्शन 5 क्लोज ए के हिसाब से आपको इनवॉइस इशू करना है और उस अकॉर्डिंगली जो है आपको टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है। समझा आपको? चल कर लिया है। 2 अमेंडमेंट्स यहाँ पर दिए हैं, दोनों अमेंडमेंट अच्छे हैं और इस चैप्टर के अंदर जो है टाइम ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का जो केस है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 31 सबसेक्शन 5। आप इसको जो है अच्छे से करना और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझा होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।